देखिए, इससे पहले हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, गुप्त वंश में हूनों का जब आगमन हुआ था तो छोटे छोटे सामंतों में बट गया था। ठीक है, उसमें एक महत्वपूर्ण सामंत बच गया था, पुष्पभूति वंश। ओके, तो पुष्पभूति वंश के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। पुष्पभूति वंश के संस्थापक पूछेगा आपसे तो पुष्पभूति ही होते हैं। कौन होते हैं? पुष्पभूति होते हैं। ओके, लेकिन पुष्पभूति जो अपनी राजधानी बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? तो बनाते हैं थानेश्वर। पुष्पभूति अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? थानेश्वर बनाते हैं। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। थानेश्वर हरियाणा में पड़ता है। ओके, नो डाउट। अब समझते आगे। पुष्पभूति वंश के स्वतंत्र शासक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति वंश के स्वतंत्र संस्थापक के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति वंश के स्वतंत्र संस्थापक प्रभाकर वर्धन। ओके, नो डाउट। अब समझते हैं इसके बारे में। प्रभाकर वर्धन जो है ये उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं? उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि धारण करते हैं? तो परम भट्टारक। ठीक है, परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण करते हैं? तो प्रभाकर वर्धन धारण करते हैं। ओके, इसकी पत्नी रहती है, इसकी पत्नी का नाम जो है यशोमती रहती है। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम यशोमती। यशोमती के गर्भ से 3 संतान होते हैं। यशोमती के गर्भ से 3 संतान होते हैं, 3 पुत्र होते हैं। मतलब 3 गो संतान में कौन कौन आते हैं? तो 2 गो बेटा, 1 बेटी रहती है। ओके, बेटी के नाम राजश्री, उसका बड़ा बेटा का नाम राजवर्धन, छोटा बेटा का नाम हर्षवर्धन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यशोमती का बड़ा बेटा राजवर्धन, छोटा बेटा हर्षवर्धन। उसके बाद एक पुत्री के नाम रहती है राजश्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। तो पहले हम राजवर्धन के बारे में जानेंगे जो कि बड़ा बेटा होता है। ओके, किसका? प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती। ओके, प्रभाकर वर्धन का पुत्र पूछे या फिर यशोमती का पुत्र पूछे, फंसिएगा नहीं। ओके, अब समझते हैं राजवर्धन। राजवर्धन के बारे में जानेंगे आप, समझिएगा। राजवर्धन की एक बहन रहती है जिसका नाम क्या थी? राजश्री। राजश्री, यहां से समझिएगा, यहां से युद्ध मार धार काट छांट स्टार्ट हो जाता है, समझिएगा। इसी की वजह से कैसे तो समझते हैं। राजवर्धन की बहन का नाम रहती है राजश्री। राजश्री देखने में बहुत सुंदर रहती है, इसलिए इसके पीछे बहुत सारा शासक लगे रहते हैं। ठीक है, कि इसका शादी मेरे से हो जाए, मेरे से हो जाए, मेरे से हो जाए। लेकिन भाई शादी तो तब होगा ना जब कोई आप काबिल रहोगे। ठीक है, कोई भिखारी से कोई शादी तो नहीं करा देगा अपने बहन का, नहीं करा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि राजश्री का जो विवाह हुआ था ये किससे हुआ था। तो राजश्री का जो विवाह हुआ था यह विवाह हुआ था कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक जो कि मौखली वंश रिलेटिव रखते हैं, ग्रह बर्मन से इसका शादी हुआ था। किसका? राजश्री का। राजवर्धन हर्षवर्धन मिल के जो है राजश्री का शादी किससे करवा दिया? ग्रह बर्मन से करवा दिया। और ग्रह बर्मन कहाँ के शासक थे? तो कन्नौज के शासक थे। किस वंश से थे? तो मौखली वंश से थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझिएगा, यहां से आपको रिकॉल करना है कि कैसे राजश्री का अपहरण होता है, कैसे ग्रह बर्मा की हत्या कर दी जाती है। ओके, समझते हैं। उसके बाद जो है ग्रह बर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो मालवा शासक, एक मालवा शासक होते हैं देवगुप्त। देवगुप्त के माध्यम से ग्रह बर्मा की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ग्रह बर्मा की हत्या कर दी जाती है। ओके, उसके बाद जो है ग्रह बर्मा की हत्या कर देने के बाद जो है राजश्री अकेले रह जाती है, क्योंकि इसका पति का तो डेथ हो गया था, मार दिया था किसके पति को? कौन? देवगुप्त। उसके बाद जो है राजश्री का अपहरण कर लिया जाता है। राजश्री का अपहरण कर लिया जाता है, मतलब कि उसको अपहरण करके बंदी बना के उसको फिर लेके चल जाता है। ओके, कौन? देवगुप्त। कौन? देवगुप्त। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रह बर्मा की हत्या कौन किया? देवगुप्त किया। देवगुप्त किसका फिर अपहरण कर लिया? राजश्री का अपहरण कर लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बात राजवर्धन, राजश्री के बड़ा भाई को जब ये बात पता चलता है तो खून खोल जाता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी बहन के पति को आप मार दिए, ऊपर से उसकी बहन को उठा के आप ले गए, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा भाई तो उसका खून तो खोलेगा ही। उसके बाद खलखलाते हुए आए कौन? राजवर्धन। उसके बाद जो है ये क्या किए? देवगुप्त की फिर ये हत्या कर दिए, मार दिए इसको, देवगुप्त की हत्या कर दिए। ओके, नो डाउट। तो क्वेश्चन फिर से रिकॉल करते हैं। ग्रह बर्मा की हत्या कौन किए थे? देवगुप्त किए थे। देवगुप्त हत्या कौन किए थे? राजवर्धन किए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन किए थे। अब समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है देवगुप्त का दोस्त रहते हैं, देवगुप्त का दोस्त जो रहते हैं, दोस्त को जब पता चलता है, मतलब शशांक को, जो बंगाल के शासक थे, उसको जब पता चलता है कि मेरे दोस्त की हत्या कर दी गई है, तो फिर शशांक भी खलखलाता है। शशांक भी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और शशांक फिर किसका हत्या कर देते हैं? राजवर्धन की हत्या कर देते हैं।
किसका हत्या कर देते हैं? राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। जब राजवर्धन की हत्या कर देते हैं बंगाल शासक शशांक, तो उसके बाद जो इसका छोटा भाई कौन होते हैं? हर्षवर्धन। उसके बाद फिर ये मैदान में उतरते हैं कि मेरा बड़ा भाई को मार दिया है, छोड़ेंगे नहीं। अब इसे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। किसे? शशांक को नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई को मारे हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन किसका हत्या कर देते हैं? शशांक की हत्या कर देते हैं। हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हत्या वाला कांड जो है रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से, सीक्वेंस से, कि किसका हत्या कौन किए थे। ठीक है, आप समझते हैं। ग्रह वर्मा की हत्या देवगुप्त की हत्या राजवर्धन की हत्या शशांक की हत्या हर्षवर्धन। तो समझिएगा, अब जो है गद्दी पे कौन बचा? अब तो कोई राजवर्धन मरा गया, तो गद्दी पे अब कौन बैठेगा? छोटा भाई ही बैठेगा, हर्षवर्धन बैठेगा। तो हर्षवर्धन के पास एक चुनौती आ जाती है, 2 चुनौती रहती है। 2 चुनौती में पहला काम रहता क्या है कि अपनी बहन का पता लगाना है कि मेरी बहन है कहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है? देवगुप्त की हत्या हो गया था, लेकिन बहन का पता नहीं चला था, बहन भाग गई थी। ओके, मतलब कैद से चली गई थी। ओके, तो हर्षवर्धन के सामने एक बड़ा ये आ जाता है कि मुझे अपनी बहन का पता लगाना है। ठीक है, समझते हैं। तो हर्षवर्धन के सामने क्या आती है? 2 चुनौती आती है। पहला चुनौती क्या आती है? ये राजश्री, मतलब अपने बहन का पता लगाना आती है। दूसरा चुनौती क्या रहते हैं? दूसरा चुनौती रहते हैं हर्षवर्धन के पास कि मुझे अब साम्राज्य को संभालना है। पहला चुनौती अपनी बहन का पहला चुनौती अपने बहन का पता लगाना, और दूसरा चुनौती क्या था हर्षवर्धन के पास? अपने साम्राज्य को संभालना, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो हर्षवर्धन जो है दिवाकर नामक एक भिक्षुक रहते हैं, उसकी सहायता से किसकी सहायता से? हर्षवर्धन ने दिवाकर की सहायता से, दिवाकर एक भिक्षुक रहते हैं, उसकी सहायता से राजश्री का पता लगाते हैं। राजश्री का जब पता लग जाते हैं, उसके बाद जो है ये क्या करते हैं? अपने साम्राज्य को फिर अच्छे से संभालना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? हर्षवर्धन। ओके, अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में अच्छे से हम पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का बुक पूछेगा आपसे, तो याद रखिएगा बुक का नाम क्या रहते हैं? नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, मतलब नागरत्न प्रिय करके आप याद रख सकते हैं। नो से क्या हो गया? नागानंद। रत्ना से क्या हो गया? रत्नावली। प्रिय से क्या हो गया? प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन की 3 बुक का नाम याद रखना है आपको। क्या क्या? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो कन्नौज बनाया था। हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? कन्नौज बनाए थे। उसके बाद जो है हर्षवर्धन की 3 बुक का नाम याद रखना है, नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो नागरत्न प्रिय करके आप याद रख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। हर्षवर्धन जो है अपनी उपाधि धारण करते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन शिलादित्य के नाम से, मतलब अपना जो उपाधि धारण किए थे वो शिलादित्य कह के पुकारते थे। ओके, तो शिलादित्य किसे बोलते थे? हर्षवर्धन को बोलते थे। ओके, इसके दरबारी कवि का नाम याद रखना है आपको। इसके दरबार में 2 कवि रहते थे, बाणभट्ट और मयूरभट्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाणभट्ट और मयूरभट्ट जो है किसके दरबार में रहते थे? तो क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, बाणभट्ट और मयूरभट्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है बाणभट्ट और मयूरभट्ट का भी बुक है, पुस्तक है, वो हम पढ़ेंगे, समझते हैं। तो बाणभट्ट के पहले बुक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बाणभट्ट का कौन कौन सा बुक है वो जानेंगे। बाणभट्ट का बुक याद रखिएगा, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। ठीक है, कादंबरी के लेखक बाणभट्ट, पार्वती परिणाम के लेखक बाणभट्ट। तो हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिणाम के लेखक बाणभट्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते आगे। हर्षवर्धन ने दक्षिण अभियान किया था। हर्षवर्धन जो है दक्षिण अभियान किया था। ये सोचे कि दक्षिण अभियान करते हैं, वहां के जो बताती के चालुक्य शासक है उसे हम पराजित करके वो क्षेत्र को हड़पने का प्रयास करेंगे। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा, गया था बजारने के लिए, खुदे बजरा गया। कैसे जानते हैं? देखिए, हर्षवर्धन दक्षिण अभियान जब किया, कब? तो 618 में। पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन दक्षिण अभियान कब करने गया था? तो 618 में करने गया था। ओके,
उस समय दक्षिण अभियान में किसका शासन चल रहा था? तो बतापी के चालुक्य का शासन चल रहा था, जिसमें कि कौन से शासक थे उस वक्त? पुलकेशिन द्वितीय थे। ओके, उसके बाद जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है एक एक हाथ हो गया। ठीक है, एक एक हाथ हो गया, उठम बजरी हो गया। उठम बजरी में जो है हर्षवर्धन मारा गया। हर्षवर्धन जो है पुलकेशिन द्वितीय से मारा गया। ओके, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुए थे वो किस नदी के बीच युद्ध हुए थे? तो क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पे जो है कौन सा युद्ध हुआ था? किसके बीच युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि हर्षवर्धन हारा गया और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ? जीत गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब समझते आगे। उसके बाद जो है हर्षवर्धन के समय एक चीज याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आए थे। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आए थे, उसका नाम था हेनसांग। उसका नाम हेनसांग था। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। हर्षवर्धन के समय जब चीनी यात्री आए थे ना, तो चीन से ये निकले थे 629 में, लेकिन आते आते भारत जो है 1 साल लग गया। आते आते भारत जो है 1 साल लग गया। मतलब 629 में कहां से निकले? चीन से निकले, लेकिन भारत कब पहुंचे? 630 में पहुंचे। जब भारत हेनसांग 630 में पहुंचे तो 15 साल तक जो है वो भारत में, मतलब भारत में रहे। ठीक है, 15 साल तक भारत में रहे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हेनसांग कितना साल तक भारत में रहे थे? तो 30 से 45, 630 से 645 तक जो है ये रहे थे, मतलब 15 साल तक ये भारत में रहे थे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हेनसांग के कुछ अन्य नाम देख लेते हैं, इसका क्या क्या नाम है हेनसांग का वो देखते हैं। हेनसांग को नीति का पंडित बोलते हैं। हेनसांग को नीति का पंडित, तो नीति का पंडित किसे बोलेंगे? हेनसांग। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब पहुंचा था भारत? 630 ईस्वी में। और चीन से कब निकला था? 629 ईस्वी में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीति का पंडित हेनसांग। ओके, यात्रियों का राजकुमार हेनसांग, वर्तमान शाक मुनि हेनसांग। ठीक है, क्या क्या बोले? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, शाक मुनि। ठीक है, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक मुनि किसे बोलते थे? तो हेनसांग को बोलते थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए, हेनसांग की बुक पूछेगा आपसे। हेनसांग जो है ना भारत में रह के बुक भी लिखे थे, वो देखते हैं। तो हेनसांग जो है कौन से बुक लिखे थे? तो सीयूकी। सीयूकी किसका बुक है? तो वो हेनसांग का बुक है। सीयूकी किसका बुक है? हेनसांग का बुक है। ओके, और सीयूकी बुक में जो है किसका जानकारी मिलता है? तो यात्रियों के विवरण की जानकारी मिलता है। यात्रियों का विवरण की जानकारी किस बुक में मिलता है? तो सीयूकी नामक बुक में मिलता है, जो कि किसका बुक है? तो हेनसांग का बुक है। किसका बुक है? हेनसांग का बुक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरीका से जो है हम अच्छे से लुसेंट को प्रयास करेंगे अच्छे से खत्म करने का, क्योंकि बीपीएससी का वैकेंसी आने वाला है 1200 प्लस। अगर आप लोग अच्छे से लुसेंट पढ़ लेते हैं, बहुत हद तक बीपीएससी में आप अच्छे नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। ओके देन, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।